सिर्फ 24 घंटे का वक्त रह गया है दोस्तों। 7 अक्टूबर को यह पता चल जाएगा कि इसराइल दरअसल ईरान के किन ठिकानों पर निशाना साधने वाला है। 7 अक्टूबर की बात बार बार क्यों की जा रही है? क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 7 अक्टूबर को ही इसराइल पर हमास ने बड़ा हमला किया था, जिसमें इसराइल के कई बेकसूर नागरिक मारे गए थे। अब यह चर्चा लगातार की जा रही है कि 7 अक्टूबर को ही इसराइल ईरान पर बड़ा हमला करेगा। और अगर आपको एक छोटी सी झलक चाहिए तो आपको दो घटनाक्रम पर निगाह डालनी पड़ेगी। गाजा की एक बड़ी मस्जिद पर हमला होता है दोस्तों, और यहां पर 18 लोग मारे जाते हैं। इसराइल चाहे जितने भी दावे कर ले, वो लगातार रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है, नागरिकों पर निशाना साध रहा है। लेबनान में, दक्षिणी लेबनान में उसका कहर शब्दों में बयान ही किया जा सकता है दोस्तों। दक्षिणी लेबनान में अब तक 2000 लोग मारे गए हैं। 2000 लोग एक बहुत छोटा आंकड़ा नहीं होता है दोस्तों। यानी कि एक बात स्पष्ट है, इसराइल अपना कहर, अपना आतंक जो है वो बेकसूर नागरिकों पर निशाना साधकर जो है वो कायम करना चाहता है। और सबसे शॉकिंग है, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यह नसीहत। वो एक चुनावी सभा में कह रहे हैं कि भाई इसराइल को तो ईरान के परमाणु ठिकानों पर निशाना मारना चाहिए। दुनिया देख चुकी है कि चेरनोबिल में क्या हुआ था। दुनिया यह भी देख चुकी है कि हिरोशिमा और नागासाकी में क्या हुआ था। मगर मान्यवर ट्रंप यह कह रहे हैं कि इसराइल को ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करना चाहिए। क्या ट्रंप को इस बात का आभास है कि ईरान भी एक परमाणु शक्ति है और खुद को बचाने के लिए वो क्या जवाबी कार्रवाई कर सकता है? क्या ट्रंप जैसे गैर जिम्मेदाराना लोग जानते हैं कि आप जिस हल्के अंदाज में कह रहे हैं कि भाई परमाणु ठिकानों को निशाना बनाइए, इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? और क्या इन्हें अंदाजा है कि परमाणु बॉम्ब की या परमाणु शक्ति की क्या ताकत होती है? वो दायरे नहीं जानती, वो सीमाएं नहीं जानती, वो सरहदें नहीं जानती है। एक बार अगर उसका रौद्र रूप सामने आ जाए तो वो सब कुछ तबाह कर देता है। और सबसे ज्यादा चिंता होनी चाहिए आम भारतीय को, और वो इसलिए क्योंकि अगर तेल के ठिकानों पर निशाना साधा जाएगा, और आप और हम जानते हैं हमारे देश में महंगाई पर क्या असर पड़ेगा। इस देश की जनता पहले ही महंगाई का सामना कर रही है, बेरोजगारी का सामना कर रही है, और ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप जैसे पूर्व राष्ट्रपतियों के गैर जिम्मेदाराना बयान। देखिए किस अंदाज में डोनाल्ड ट्रंप यह कह रहे हैं कि इसराइल को ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करना चाहिए। अगर मैं होता तो मैं यही करता। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। They asked him, what do you think about Iran? Would you hit Iran? And he goes, as long as they don't hit the nuclear stuff. That's the thing you want to hit, right? I said, I think he's got that one wrong. Isn't that what you're supposed to hit? I mean, it's the biggest risk we have. Nuclear weapons, the power of nuclear weapons, the power of weaponry. You know, I rebuilt the entire military, jets, everything. I built it, including nuclear, and I hated to build the nuclear, but I got to know firsthand the power of that stuff. And I'll tell you what, we have to be totally prepared. We have to be absolutely prepared. But when they asked him that question, the answer should have been hit the nuclear first and worry about the rest later. And that's what they should. That's what if they're going to do it. निहायत ही शॉकिंग बयान। और यह बयान आ रहा है एक अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति की तरफ से। अमेरिका को पता होना चाहिए कि 50, 60 और 70 के दशक में परमाणु हथियारों को लेकर जो होड़ शुरू हुई थी वो क्यों हुई थी? क्योंकि आपने हिरोशिमा और नागासाकी पर बॉम्ब डाला। उसके बाद पूर्व सोवियत यूनियन वो लगातार हथियारों का जखीरा जो है वो बनाता गया, और नतीजा आपके सामने शीत युद्ध, कोल्ड वॉर। और ऐसे कई मुकाम आए, ऐसी कई घटनाएं हुई जब दुनिया खात्मे की कगार पर था, जब अमेरिका और रूस, पूर्व सोवियत यूनियन, एक दूसरे पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने वाले थे। मगर इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान ट्रंप देते हैं, सोचकर भी सिहरन पैदा होती है दोस्तों। अगर यह शख्स दोबारा अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया तो क्या होगा? मगर मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताना चाहता हूं कि दरअसल हो क्या रहा है दक्षिणी लेबनान और गजा में। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया दोस्तों, एक मस्जिद में हमला होता है और आप देख सकते हैं करीब 18 लोग मारे गए हैं।
यानी कि इसराइल जानबूझकर रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। अब मैं आपके सामने एक एक करके जानकारी देने वाला हूं और मैं आपको बतलाना चाहूंगा, यह जानकारी पूरी जिम्मेदारी के साथ अलग अलग अंतरराष्ट्रीय एजेंसी से जो है कोलेट करके मैंने हासिल की है और वो जानकारी मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। एक एक जानकारी पुख्ता है, इसमें एक भी जानकारी जो है वो अफवाहों पर आधारित नहीं है। आप जानते हैं कि मैं अपने मंच पर आप तक पूरी सच्चाई, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ पहुंचाने की कोशिश करता हूं। अब मैं आपको बतलाने वाला हूं कि दक्षिणी लेबनान में इस्राएली आतंक का क्या परिणाम था। एक एक करके आपकी स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों। सबसे पहले स्थानीय मीडिया के मुताबिक बेरूत से 30 किलोमीटर दक्षिण में स्थित समुद्रीय तटीय शहर जिएह में एक आवासीय इमारत को निशाना बनाकर किए गए इस्राएली हवाई हमले में 2 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए हैं। आवासीय इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है दोस्तों। कितना शॉकिंग है ये, कितना शॉकिंग है ये। आगे अल जजीरा के मुताबिक हिजबुल्लाह के अधिकांश कमांडर लोगों की नजरों में आने से बचते हैं और सैफुद्दीन का नाम तभी सामने आया जब कई लोगों का मानना था कि वो संभवतः हिजबुल्लाह के महासचिव के रूप में नसरुल्लाह की जगह लेंगे, जो पिछले महीने इजरायली हवाई हमले में मारे गए थे। आपकी स्क्रीन पर हसन नसरल्लाह दोस्तों, इन्हें इजराइल ने एक हमले में मार दिया और उसके बाद बताया गया कि सैफुद्दीन उनकी जगह ले सकते हैं। अब खबरें आ रही हैं कि सैफुद्दीन को भी इस्राएल ने मौत के घाट उतार दिया है। नतीजा यह है दोस्तों कि हिजबुल्लाह के जो कमांडर हैं उन्हें अंडरग्राउंड होना पड़ रहा है। इस्राएल लगातार हमले कर रहा है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है और हिजबुल्लाह को इस वक्त भागना पड़ रहा है। आगे आपकी स्क्रीन पर शुक्रवार को रॉयटर्स ने बताया कि इस्राएली लेफ्टिनेंट कर्नल नदाब शोशानी ने कहा कि सेना अभी भी हवाई हमले के बाद की स्थिति का आकलन कर रही है, जिसकी उन्होंने पुष्टि की कि यह हमला हिजबुल्लाह के खुफिया मुख्यालय को निशाना बनाकर किया गया था। और हम आपको बता दें दोस्तों कि इस्राएल ने यह बमबारी 2 हफ्ते पहले शुरू की थी आपके स्क्रीन पर, क्योंकि 1 साल तक सीमा पार से होने वाली गोलीबारी के बाद इसने अपना ध्यान उत्तरी सीमा पर केंद्रित कर लिया था, जिसके कारण हजारों नागरिकों को सीमा के दोनों ओर से भागना पड़ा था। इस्राएल का लक्ष्य अपने नागरिकों की उत्तरी इस्राएल में उनके घरों में सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करना है, क्योंकि वो हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी कर रहा है। और जैसे मैंने बताया दोस्तों, लगातार रिहायशी इलाकों पर हमला जारी है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज क्या जानकारी दे रही हैं आपके स्क्रीन पर। शनिवार शाम को यह हवाई हमला नबी यूनुस पड़ोस में एक 3 मंजिला इमारत पर हुआ और विस्फोट की आवाज बेरूत के अधिकांश हिस्सों और लेबनान के दक्षिणी प्रांत की राजधानी सिडोन में सुनाई दी। स्थानीय टेलीविजन चैनल एमटीवी के हवाले से समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने बताया कि मलबा हटाने के लिए सिविल डिफेंस टीमों को घटनास्थल पर भेजा गया है, जबकि एम्बुलेंस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। दोस्तों, एक बहुत बड़ा रेफ्यूजी क्राइसिस पैदा हो गया है और संयुक्त राष्ट्र इस बात को लेकर चिंतित है। उसकी चर्चा बस कुछ देर बाद, मगर कितने बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं उसको लेकर आंकड़े सामने उभर कर आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। लेबनान मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ के मुताबिक इस्राएल द्वारा की गई बमबारी में अब तक 2000 से अधिकांश लोगों की मौत हो गई है, जबकि 10 लाख से अधिक लोगों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर यह है संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त फिलिपो ग्रांदी, जो बता रहे हैं कि कितना बड़ा रेफ्यूजी क्राइसिस हो रहा है इस वक्त लेबनान में। लेबनान से लोग मजबूर हैं सीरिया जाने को लेकर, जहां पर हालात पहले ही सामान्य नहीं हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों, आप अपने देश में हैं जहां पर हिजबुल्लाह पर निशाना साधने के बहाने बेकसूर नागरिकों पर निशाना साधा जा रहा है और आपके सामने जो मंजर वो बहुत ही खौफनाक है। क्या कहते हैं फिलिपो ग्रांदी, वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। वहीं शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त फिलिपो ग्रांडी आज बेरूत पहुंचे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि लेबनान भयानक शरणार्थी संकट का सामना कर रहा है। उन्होंने लिखा, इस्राएली हवाई हमलों से लोग बेघर और बेसहारा हो गए हैं।
लेबनानी प्रशासन के मुताबिक 23 सितंबर से जारी इस्राएली हवाई हमलों में अब तक 1100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 12 लाख से अधिक लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। एक तरफ बेकसूर नागरिकों पर निशाना साधा जा रहा है और दूसरी तरफ नसरुल्लाह का जो उत्तराधिकारी है सैफुद्दीन, उससे संपर्क खो गया है, उससे कोई संपर्क स्थापित नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या उसकी भी मौत हो गई है इस्राएली हमले में। समाचार एजेंसीज इस बारे में क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर। वहीं हिजबुल्लाह के अपने वरिष्ठ नेता और समूह की कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष सैफुद्दीन से संपर्क जो है वो टूट गया है, जो संगठन के बहुत उच्च पद पर हैं। अल जजीरा के मुताबिक वो पूर्व महासचिव दिवंगत नसरुल्लाह के चचेरे भाई हैं। लेबनानी और हिजबुल्लाह अधिकारियों ने शुक्रवार की सुबह हुए हमलों के बाद शवों को निकालने के लिए बचाव दलों को क्षेत्र में जाने की अनुमति देने की जल्दबाजी दिखाई थी। सोचकर भी सिहरन पैदा होती है दोस्तों कि आपके देश पर हमले हो रहे हैं, आतंकवाद पर निशाना साधने को लेकर आप अपने परिवार के साथ एक बिल्डिंग में हैं, या तो उस बिल्डिंग पर मिसाइल हमले से उसे नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा, या फिर अगर आप अपने देश को छोड़कर भाग रहे हैं तो आप यह भी नहीं जानते कि आपको जिस मंजिल तक पहुंचना है, जहां जिस रेफ्यूजी सेंटर पर पहुंचना है, वहां पहुंचने से पहले एक मिसाइल आपको मौत के घाट ना उतार दे। इस वक्त इस्राएली हमले को लेकर खौफ का क्या मंजर है, बीबीसी ने बाकायदा कुछ खबरों के जरिए इसे जो है आपके सामने रखा है। एक एक करके मैं आपको बतलाऊंगा, अंग्रेजी में है और मैं उसका हिंदी में अनुवाद करता चलूंगा। बीबीसी का कहना है कि इस्राइल कैरीड आउट सेवरल स्ट्राइक्स ऑन द सदर्न सबर्ब्स ऑफ बेरूत ओवरनाइट, यानी इस्राइल ने बेरूत के जो दक्षिणी हिस्से हैं, सबर्ब्स हैं, उस पर रात भर हमले किए। यह बताया जा रहा है कि लेबनान की जो राजधानी है वहां पर आग का एक बहुत बड़ा गोला देखा गया। हमला इतना खौफनाक था। यही नहीं दोस्तों, इस्राएली डिफेंस फोर्स का कहना है कि कम से कम 3 मिसाइल दागी गई हैं हिजबुल्लाह के ठिकानों पर। और यही नहीं, हिजबुल्लाह ने भी जवाबी कार्रवाई की है दक्षिणी इस्राएल पर, जिसकी वजह से वहां पर बीबीसी के संवाददाता ने किसी तरह से अपनी जान बचाई। लेबनान से बीबीसी के संवाददाता कह रहे हैं कि बेरूत में जो हमले की रात थी वो अब तक की सबसे खौफनाक रात थी। मैं फिर आपसे कह रहा हूं दोस्तों, भारत के अंदर कई लोग इस्राएल के लिए समर्थन जतला रहे हैं, कई लोग ईरान के लिए समर्थन जतला रहे हैं, मगर इस समर्थन वाली पॉलिटिक्स से खुद को थोड़ी देर के लिए जुदा कीजिए। कल्पना कीजिए कि आप ईरान में बसे कोई नागरिक हैं या फिर इस्राएल में बसे कोई नागरिक हैं। आपको अंदाजा है कि इस वक्त दुनिया का यह हिस्सा परमाणु युद्ध के खतरे से जूझ रहा है। अगर गलती से एक तरफ से एक परमाणु बॉम्ब या कोई बड़ा गंभीर हमला हो जाता तो क्या दुनिया उसका सामना कर सकती है? क्या आपको अंदाजा है कि उसका क्या खमियाजा हमें भुगतना पड़ेगा? और सबसे बड़ी बात, अगर इस पर लगाम नहीं लगाया गया तो भारत में जो हाहाकार होने वाला है, आप और हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जी हां, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वैसे ही आप जानते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद, दिल्ली से सटे इलाकों में सांप्रदायिक माहौल बनाया जा रहा है। ऊपर से अगर आर्थिक अराजकता भी हो जाए तो आपको अंदाजा है कि हमारे शहरों में क्या हालात होंगे। कुछ देर के लिए अपनी नफरत को परे रखकर इस मुद्दे पर विचार कीजिएगा। इस्राएल और ईरान से ऊपर उठकर इस पर विचार कीजिएगा। हमें अपने परिवारों के बारे में सोचना है। अगर हम हैं, हमारे परिवार हैं, हमारे परिवार हैं तो हमारा देश है, हमारा देश है तो हम भविष्य की सोच सकते हैं। मेरी इस बात पर गौर कीजिएगा। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।